हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में कि उन्होंने क्या क्या सुधार किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए बाजार की उचित व्यवस्था की थी। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना का निर्माण किया था और उनके पास इतना ज़्यादा धन नहीं था कि वो सैनिकों को अच्छा वेतन दे सकें, लेकिन वो उनको उतने ही वेतन में खुश देखना चाहते थे। और इसीलिए जो है उन्होंने सैनिकों के प्रयोग में लाई जाने वाली जो भी चीज़ें थी उनको सस्ता करने की सोची। मतलब उन्होंने सोचा कि जो भी चीज़ जो सैनिक लोग हैं जिनका यूज़ करते हैं उनको सस्ता किया जाए। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है कितने कितने रेट में रखी गई थी, मतलब प्राइस में, मूल्य में रखी गई थी। तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसमें आंसर करे हुए हैं कि मतलब कि क्या क्या सुधार उन्होंने किए थे। तो चलिए समझ लेते हैं अच्छे से। तो पहला है वस्तु के मूल्य पर नियंत्रण। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य ये था कि जो भी वस्तु है उसका मूल्य नियंत्रित करना था। ठीक है ना। मतलब एक रेट रख देना कि ये चीज़ इतने रुपए में बिकेगी और फिर वह उतने ही रुपए में बिकेगी, उससे ज़्यादा में नहीं बिक सकती। तो वह अपने सैनिकों को कम वेतन देते थे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ की थी। ठीक है, कि वस्तु का मूल्य रख दिया जाए और वो उतने ही रेट में बिके। वस्तु के मूल्य पर नियंत्रण रखकर ही उन्हें वो खुश देख सकते थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वस्तु के मूल्य पर नियंत्रण कर वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए गए थे। और मूल्य पर नियंत्रण की जो आज्ञा थी वो सिर्फ दिल्ली में ही दी गई थी। मतलब कि यह जो प्रयास थे केवल दिल्ली तक ही सीमित थे। उसके बाद सेकंड है अनाज का बाजार। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे जैसे अनाज का बाज़ार, कपड़ों का बाज़ार, गुलाम का बाज़ार, पशुओं का बाज़ार, इन सब के बाज़ार थे। और वहाँ पर हर चीज़ का रेट फिक्स कर रखा था। मतलब कि हर किसी का मूल्य रख रखा था कि ये इतने रुपए में बिकेगी। अब जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनाज का बाज़ार। तो अनाज का जो बाज़ार था वो खाद्य वस्तु का मूल्य निश्चित करने के पश्चात उन जो क्या कहते हैं उसने क्या किया था, उन्होंने मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी थे वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने के बाद उन्होंने सरकारी दुकानें स्थापित की थी। ठीक है, तो अनाज का जो बाज़ार है वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी खाने पीने की उन सब का मूल्य निश्चित कर दिया था। जैसे कि गेहूँ 7.5 जीतल प्रति मन था। उसके बाद वैसे ही जौ 4 जीतल प्रति मन, उसके बाद चना 5, चावल 5। तो इस तरीके से जो है अनाज का भी उन्होंने मूल्य निश्चित कर दिया था उस समय पे। तो इस तरीके से और सरकारी दुकानों की भी स्थापना की थी। इन दुकानों से क्या था कि जनता और दुकानदार दोनों ही अनाज खरीद सकते थे। ठीक है, तो इस अनाज का मूल्य जो था वो सुल्तान के समय पे जो निश्चित कर रखा था उसी से खरीदते थे। मतलब कि जो लोग खरीदते थे जिस मूल्य पर उसी मूल्य पर, जैसे कि सरकार भी जो सामान खरीदती थी वो उसी मूल्य पे खरीदती थी जो उस समय पे मूल्य निश्चित हुआ था। तो अनाज खरीदती थी और सरकार अधिक से अधिक अनाज जो है वो खरीद लेती थी। किसानों के पास जितना भी अनाज होता था वो उनसे ले लेती थी, उतना ही छोड़ती थी जितना कि उनके लिए ज़रूरी होता था, मतलब उनका परिवार चल सके उतना। बाकी का अनाज जो है वो गोदामों में इकट्ठा कर दिया जाता था। गोदाम मतलब कि बड़े बड़े जगहों पर सारा अनाज जो है इकट्ठा हो जाता था जाके, और वो आपातकाल के समय पे निकाला जाता था जब भी कोई परेशानी आती थी तब। ठीक है ना। और हर मोहल्ले में 3 से 4 जो है गोदाम थे उस समय पर। अब इसी तरह से जो है कपड़ों का बाज़ार भी था। कपड़ों का भी जो है उस समय पे मूल्य निश्चित कर रखा था। तो कपड़े के बाज़ार की भी उचित व्यवस्था थी उस समय पे। पर यह था कि कपड़े उस समय पर महंगे थे। जो चादर थी वो 10 जीतल आती थी। ठीक है, और अच्छे किस्म का 20 गज कपड़ा 1 टंका में आता था। उसके बाद बढ़िया सिल्क 16 टंके में आती थी। इसी तरीके से जो है उन्होंने उस समय पे हर चीज़ का प्राइस रख रखा था। जैसे कि सिल्क, जो सिल्क होती है, सिल्क के कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे थे उस समय पे। और इसीलिए जो बढ़िया सिल्क थी वो 16 टके में आती थी। तो इसी तरीके से जो है कपड़े हर चीज़ का प्राइस रख रखा था। तो कपड़े की कीमत का भी निर्धारित किया था। तो उस वजह से क्या था कि जो व्यापारी थे वो दिल्ली में अपना माल नहीं बेचना चाहते थे, क्योंकि कपड़ा जो है उसका भी मूल्य निश्चित था। और जब व्यापारी वहाँ से जो कपड़ा लाते थे उसे उन्हें ज़रूरी नहीं है कि उसी रेट पर उन्हें उस रेट पर बेचना होता था जिस पे वहाँ पे बाज़ार में जिस रेट पर वो कपड़ा चल रहा है। तो उस वजह से जो है उनको व्यापारियों को नुकसान होता था, जिसकी वजह से वो दिल्ली में अपना माल नहीं बेचना चाहते थे। उसके बाद आ जाते हैं पशुओं के बाज़ार। अभी जैसे हमने अनाज का बाज़ार पढ़ा, कपड़ों का बाज़ार पढ़ा, वैसे ही पशुओं का बाज़ार भी था।
दूध देने वाली जो भैंस थी वो 10 से 12 टंका में आती थी, और गाय जो थी वो 3 से 4 टंका में आती थी, और मोटी बकरी या फिर भेड़ 10 से 14 जीतल तक बिकती थी। तो इस तरीके से उस समय पर दूध देने वाले ये सब जो पशु थे वो इस तरीके से बेचे जाते थे। उसके बाद गुलामों का बाज़ार, उस समय पे गुलामों का बाज़ार भी था, दास जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना। तो जो घर में काम करने मतलब बर्नी की सूची के अनुसार बता रहे हैं कि घर में काम करने वाली जो दासी थी वो 5 से 12 टंके में आती थी, और सुंदर दासी जो है 20 से 30 टंके में आती थी, और साधारण जो दास है वो 30 टंके में आते थे, और सुंदर जो कन्या होती थी वो 1000 से 2000 टंका में आती थी। तो इस तरीके से जो है हर किसी का उस समय पे मूल्य निश्चित कर दिया था। वो लोग उतने ही मूल्य पर उस चीज़ को बेचते थे, जो व्यापारी थे वो उससे ना कम ना उससे ज़्यादा बेच सकते थे, मतलब उससे ज़्यादा तो वो बेच ही नहीं सकते थे, नहीं तो उन्हें दंड मिलता था। इसके बारे में भी हम अब आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं अब कर्मचारी। तो उस समय पे क्या है कि जो बाज़ार में ये जो व्यवस्था चलाई गई थी कि हर चीज़ का मूल्य निश्चित कर रखा था, तो उस समय पे जो है बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था सफलता से चले उसके लिए कुशल कर्मचारी की ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो उस समय मलिक कबूल को नियुक्त किया गया, उन्हें घुड़सवार दिए गए, पैदल व्यक्तियों की जो है सेना दी गई, ठीक है ना, दी जाती थी। सारे व्यक्तियों पर नियंत्रण रखते थे वो, और कीमत का उतार चढ़ाव, बाज़ार की स्थिति, इन सब की सूचना जो है वो सुल्तान को देते थे। उसके बाद अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोई महंगी चीज़ नहीं बेच सकता था उस समय पे उस रेट के अकॉर्डिंग। तो उस समय पे अगर कोई ऐसा करता था कि रेट के अकॉर्डिंग अगर वो उससे ज़्यादा पे बेच रहा है तो उन्हें दंड मिलता था। अब हम सेकंड मतलब उसका पॉइंट पढ़ रहे हैं कि दोषियों को दंड। तो उसमें क्या होता था, व्यापारी माल को बेचने और कम तौलने की कोशिश करते थे, तो ऐसे व्यक्तियों को मतलब ऐसे लोग अगर पकड़े जाते थे तो उन्हें सज़ा मिलती थी बहुत कठोर, जिसकी वजह से जो है बाज़ार व्यवस्था अच्छे से चलती थी। दंड के डर से लोग क्या करते थे कि अच्छी मतलब जो जैसे बिकता है उसे वैसे ही बेचते थे। तो व्यापारियों ने सही तौलना शुरू कर दिया था, और व्यापारियों के दोषों की जो जांच थी वो बच्चों के द्वारा कराई जाती थी। मतलब कि बच्चों को पैसे दे दिए और उनसे कहा जाओ जाके सामान खरीद के लाओ, फिर वो खरीद के लाते थे। फिर देखा जाता था कि जो सामान वो जितने में खरीद के लाए हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उस समय पर अगर कोई बाज़ार में हेर फेर करता था तो इस तरीके से उन्हें सज़ा मिलती। तो इसलिए भी जो है ये व्यवस्था अच्छे से चल पाई। तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे थोड़े से भूमि करों के बारे में। तो सबसे पहला भूमि कर है, अलाउद्दीन ने बहुत अधिक भूमि कर वसूल किया था। उसके बाद आ जाते हैं अब हम अन्य कर पर। अन्य कर में जो है अलाउद्दीन ने आवास करके कर और चराई कर भी लगाया था उस समय पे। बरनी के अनुसार गाय और बकरियों जैसे दूध देने वाले पशुओं पर भी लगाया गया था ये कर, ठीक है ना। उसके बाद जजिया कर, तो ये हमने पहले पढ़ा भूमि कर, अन्य कर, उसके बाद अब पढ़ेंगे जजिया कर। तो इस कर का सिर्फ अनुमान ही लगाया जाता है कि जजिया जो है वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, और ये स्त्री, बच्चों और अपंगों पर नहीं लगाया जाता था। अपंग मतलब जो थोड़े शरीर से अस्वस्थ होते हैं, मतलब जैसे कोई परेशानी होना, ठीक है। उसके बाद जक़ात। जक़ात एक कर था, यह एक धार्मिक कर था जो सिर्फ मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना कि आपको वीडियो अच्छी लगी। एंड इसकी सेकंड वीडियो भी आएगी, क्योंकि उसमें अभी हमें अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक प्रशासनिक सुधार के बारे में भी पढ़ना है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड कमेंट भी करना।